और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के बजट सत्र के साथ, जिसकी शुरुआत आज हो रही है क्योंकि आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी जिसमें इस साल अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा शामिल होगा। कल आम बजट पेश किया जाएगा और ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या निकल के आता है इस बार के बजट के पिटारे से। कोरोना की तीसरी लहर से जूझते देश ने इस मुसीबत से भी करीब करीब पार पा लिया और अब वक्त आगे बढ़ने का है। सबकी नजर कोरोना काल के बाद आगे की दिशा और दशा पर है और इसकी झलक आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से मिलेगी। सरकार अब तक के मुश्किल सफर का खाका पेश करेगी और अगले साल के बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्लान पेश करेगी। अर्थव्यवस्था के बाउंस बैक प्लान की पूरी झलक तो कल यानी मंगलवार को बजट से मिलेगी, लेकिन आज पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे से इसका मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। इससे पहले 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बजट सत्र पर मीडिया से रूबरू होंगे। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-2022 का आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। कल का दिन ज्यादा अहम होगा जब 11 बजे देश 2022-2023 का बजट पेश होगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर होंगी और 5-5 घंटे चलेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में है, सबको राहत का इंतजार है। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। तो रिलीफ मेजर्स जैसे कि मनरेगा आउटले को बढ़ाया जाए और अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम लाया जाए, उनको सपोर्ट जहां से मिल सके। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एमएसएमईज को खास करके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन कहा जा सकता है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। तीसरा जो मुद्दा हर साल होता है, हर साल बजट में लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है टैक्सेशन को लेके, पर्सनल इनकम टैक्स को लेके। हर साल लोगों को उम्मीद होती है कि टैक्स में कुछ ना कुछ छूट मिलेगी और अब तो कोरोना के कारण रिसेशन का साल रहा है तो लोगों को उम्मीदें भी बनी हुई हैं कि हमें कुछ छूट मिलेगी। उसके अलावा आज की तारीख में उम्मीदें हैं किसान भाइयों को। किसान भाइयों का हम जानते हैं पिछले साल एजिटेशन चला है और किसान हमारे देश का ज्यादा खुशहाल है भी नहीं, तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की अमाउंट बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना, बहुत बड़ी उम्मीद बनी हुई है। उद्योग जगत के साथ बाजार के जानकार भी कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टरों को राहत पैकेज के साथ महंगाई के मोर्चे पर भी काफी कुछ कहने की जरूरत है। बजट सत्र में देश की माली हालात सुधारने पर बात होगी, सरकार के हर कदम पर नजर होगी, लेकिन विपक्ष देश के कुछ दूसरे बड़े मुद्दे भी बजट सत्र में उठाएगा। मसलन पेगासस जासूसी, चीनी घुसपैठ, बेरोजगारी, एमएसपी और किसानों के हालात जैसे मुद्दे को विपक्ष उठा सकता है। इस सब के बीच नजर इस पर होगी कि कल निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि यूपी के चुनाव प्रचार में इन दिनों ध्रुवीकरण की आग लगी हुई है, जिसका केंद्र बिंदु बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर रही है और समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। कल तो सीएम योगी ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी को भी निशाने पर ले लिया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना,
ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण होने लगा है। चुनावी भाषणों में जुबानी शोले बरसने लगे हैं। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। कैराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। बीजेपी लगातार हर रैली में 5 साल तक प्रदेश को दंगा मुक्त रखने को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है, लेकिन साथ ही साथ अब ये बताने भी लगी है कि बीजेपी सत्ता से गई तो दंगे का दौर लौट आएगा। सुनिए कल हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामलीला मैदान में योगी ने क्या कहा। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रकार करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी से माना जा रहा है कि उनका निशाना अखिलेश और जयंत चौधरी पर है। पहली बार जयंत पर बीजेपी की तरफ से ऐसा निशाना साधा गया है। दंगों की याद दिलाने के लिए योगी मुजफ्फरनगर के 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या का जिक्र भी ले आए, जिनकी हत्या के बाद सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में भयानक दंगा भड़क उठा था। सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो। यही तो पूछा था उन नौजवानों ने, हत्या कर दी गई। इससे पहले योगी ने समाजवादी पार्टी को बाकायदा दंगों के स्पेशलिस्ट पार्टी घोषित कर दी थी। उन्होंने एसपी की टोपी को दंगों के खून से रंगा बता दिया। बदले में अखिलेश ने भी करारा वार कर दिया। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। दरअसल ये संयोग नहीं बल्कि परखा हुआ प्रयोग है, जिसके जरिए मुजफ्फरनगर में ध्रुवीकरण को हवा देने के लिए दंगों की यादें ताजा करवाई जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 30 से 32% के करीब है। यहाँ की तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट और मुस्लिम की संख्या 50% से ज्यादा है। किसान आंदोलन के चलते जाट वोट बीजेपी से नाराज हैं और मुस्लिमों से बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल कैराना के पलायन के मुद्दे से बीजेपी एक बार फिर मुजफ्फरनगर के दंगे के डर को हवा देना चाहती है। इसलिए वो लगातार समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों के नामों पर भी निशाना साध रही है। लेकिन अखिलेश भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को पता है कि अगर उसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। लेकिन कृषि कानूनों के चलते बीजेपी का दाल गलना वैसे ही मुश्किल लग रही है। ऊपर से अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने मुश्किल बढ़ा दी है और अब इस जंग में ओवैसी भी कूद पड़े हैं।
वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति प्रचार में झोंक दी है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रामपुर से जुड़े हैं। कुमार अभिषेक, देखिए ये लड़ाई अब धीरे धीरे मुजफ्फरनगर, 2 लड़के दंगे कराएंगे, ये तमाम वो ऐसे जिन हैं जो बार बार बोतल से निकाले जाएंगे। लेकिन आज का दिन किस तरीके से अहम और दिलचस्प रहने वाला है? क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं अखिलेश के और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? देखिए नेहा, 10 दिनों का वक्त बचा है चुनाव में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से गरमाने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान आए हैं, जिस तरीके से अमित शाह ने भी कहा कि उन्होंने दंगों को नहीं भूला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 60 हिंदू मारे गए, 1500 लोग घायल हुए, जेलों में गए। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अगले 10 दिनों के भीतर ध्रुवीकरण की एक कोशिश दिखाई देती है। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि इसे अपने एजेंडे पर लाएं। अब कितना ला पाते हैं ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि आज जो इस तरफ तैयारी है, आज अखिलेश यादव का नॉमिनेशन है। 11 बजे के आसपास अखिलेश यादव अपने घर सैफई से निकलेंगे और करहल में मैनपुरी जाएंगे और वहां जाकर के वो नॉमिनेशन करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं और वर्चुअल रैली में 5 जिले के 98 जगहों पर लोग उन्हें सुनेंगे, कई जगहों पर प्रत्याशी होंगे। तो आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन है। जिस तरीके से अमित शाह घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं, उसी तरीके से आवाज कह लीजिए कि आज से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वर्चुअल रैली से शुरू हो रहा है, तो ये कितना असर करता है इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त सचमुच धीरे धीरे गरमाता जा रहा है और आप चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बागपत हो, या फिर आप मथुरा और आगरा से लेकर जहां जहां पहले फेज के चुनाव हैं, सभी जगहों पर दंगों का जो दंश है उसको दोबारा से उभारने की कोशिश दिखाई दे रही है। कितना सफल होती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगी कि एक बार फिर जिस तरीके से 2017 और 2019 में चुनाव हुए, कुछ उसी तर्ज पर ले जाने की कोशिश होगी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के अलावा अकाली दल के सीएम कैंडिडेट सुखबीर सिंह बादल नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन यूपी में सबकी नजर आज अखिलेश यादव के नामांकन पर होगी। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। करहल से वो अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं और जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, सैफई में अपने पैतृक घर से, पैतृक गांव से वो निकलेंगे और उसके बाद करहल जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। चार्टर्ड विमान पहुंच चुका है, कार्यकर्ता भी जोश में हैं। बस इंतजार है नामांकन का। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से नामांकन भरेंगे। ये पहली बार है जब अखिलेश कोई विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के लिए अखिलेश कल ही अपने पैतृक गांव सैफई पहुंच गए। सुबह करीब 11 बजे वो सैफई से सीधे मैनपुरी रवाना होंगे और मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से नामांकन भरेंगे। करहल विधानसभा सीट में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और एसपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव मौजूद रहेंगे। यूपी में बड़े प्रत्याशियों में आज अखिलेश पर्चा भरेंगे, तो पंजाब में आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तस्वीरें देखिए, कल जब चन्नी के भदौर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो उनके समर्थकों ने जिस तरह खुशियां व्यक्त की, वीडियो कॉल पर चन्नी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए।
चन्नी इस बार भदौर के अलावा चमकौर साहिब से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके 2 जगह से चुनाव लड़ने पर सुखबीर सिंह बादल और अरविंद केजरीवाल ने सीधा निशाना साधा है। इन दोनों के मुताबिक चमकौर साहिब में हार के डर से चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਅੱਜ ਭਦੌੜ ਆਇਆ ਹੈ। आज पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नामांकन दाखिल करेंगे। अमरिंदर पटियाला से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में पंजाब में कांग्रेस की जीत की अगुवाई करने वाले अमरिंदर ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से लंबी अदावत के बाद पिछले साल सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली थी। आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल भी जलालाबाद से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का नामांकन है। 94 साल के प्रकाश सिंह बादल लांबी सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। वो चुनाव लड़ने वाले सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी होंगे। प्रकाश सिंह बादल का ये 13वां विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि इस बार वो अकाली दल बीजेपी गठबंधन का सीएम चेहरा नहीं है। उनके बेटे सुखबीर सिंह के नाम पर इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज तक ब्यूरो। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, जिस अखिलेश यादव ने चुनावी विजय यात्रा निकाली थी, भारी भरकम तैयारियां उसको लेकर की गई थी, जाहिर तौर पर आज नामांकन को लेकर तो उससे भी ज्यादा भव्य तैयारी होगी। देखिए, बिल्कुल नेहार, जरूरी भी है क्योंकि पहली बार है जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं और वो भी उस सीट से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, उनके पिता की कर्मभूमि रही है और वहीं से वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 11 बजे के लगभग की सूचना है कि वो सैफई से निकलेंगे। इसके लिए रथ भी मंगाया गया है, उस रथ पर वो सवार होंगे। हालांकि जिस तरीके का मौसम नजर आ रहा है, लगता है उसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं है। बड़ी संख्या में वो वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड का प्रोटोकॉल भी पूरा करना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी ने किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, कहां पर क्या स्वागत होगा इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जब अखिलेश का काफिला सैफई से करहल होते हुए मैनपुरी मुख्यालय की तरफ बढ़ेगा अपने नामांकन के लिए, तो कारवां बढ़ता जाएगा और लोग उसमें जरूर जुड़ेंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है नेहा, क्योंकि करहल की सीट को लेकर के बीजेपी ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि क्या अपर्णा यादव मैदान में हो सकती हैं या कोई और चेहरा बीजेपी उतारेगी, वो भी इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बनाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से आज केशव मौर्य भी मैनपुरी में है, घर घर जाएंगे भोगाव इलाके में, वहां पर वो प्रचार कर रहे हैं और इसके बाद एक छोटी जनसभा भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए करहल की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का दिन अखिलेश यादव का है, जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव का नामांकन करेंगे। जी, ये वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी है अभिषेक बीजेपी की, कि थोड़ा इंतजार करने के बाद करहल का कैंडिडेट अनाउंस करेंगे? देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये सीट को लेकर के लंबे समय से मंथन चलता रहा और मैनपुरी में चूंकि जो सीट पर 20 तारीख को चुनाव होना है, तो बीजेपी ने अपने पत्ते फिलहाल नहीं खोले हैं। इसको लेकर के बार बार जब भी बैठक होती है तो इसको लेकर के फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन बीजेपी की पूरी कवायद है कि कोई बड़ा चेहरा ही अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा जाएगा, क्योंकि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, लड़ाई बहुत कड़ी होगी। और चूंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, करहल से मुलायम सिंह यादव ने अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की थी, वहां उन्होंने जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाया। इसके बाद चूंकि वहीं से वो चुन के आते रहे, तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त है। लेकिन बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर है, क्या अपर्णा यादव यहां से उतरेंगी या किसी और चेहरे को अखिलेश यादव के सामने उतारा जाएगा, ये दिलचस्प होगा। इसीलिए बीजेपी समय ले रही है, लेकिन अपने काम के जरिए योगी सरकार के खाके को लेकर के मंत्री जो हैं वो आज पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कवायद होगी कि अखिलेश नामांकन करें, तो वहीं मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज संवाद होना है। इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को चुनौती दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज बेहद अहम दिन समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव आज नामांकन भरने वाले हैं। बात अब चुनाव आयोग की बैठक की करेंगे। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान इस वक्त चरम पर है। कोरोना की वजह से रैली और रोड शो पर बैन लगा है। आज चुनाव आयोग इन राज्यों में रैलियों, रोड शो, जुलूस इत्यादि पर
लागू पाबंदियों पर विचार करने के लिए बैठक करेगा और बैठक में यह तय किया जाएगा कि पाबंदियां बढ़ाई जाएं या फिर नहीं, या फिर अगर बढ़ाई भी जाएं तो कब तक। देश भर और 5 चुनावी राज्यों में कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ चुनाव आयोग इन राज्यों में वैक्सीनेशन कैंपेन की समीक्षा भी करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 5 राज्यों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव स्वास्थ्य और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आयोग यह तय करेगा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से लागू पाबंदियों पर क्या किया जाए। सूत्रों के मुताबिक संक्रमण में सुधार के बावजूद चुनाव आयोग हड़बड़ी में नहीं है, लिहाजा चरणबद्ध मतदान के अनुसार ही ढील दी जाएगी। वहीं यूपी में बीजेपी के प्रचार को धार देने के लिए आज प्रधानमंत्री पहली वर्चुअल रैली करेंगे। जी हां, 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में उनके भाषण का प्रसारण होगा। जिन 5 जिलों को रैली से संबोधित किया जाएगा उनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, शामली और इसके लिए लखनऊ में वर्चुअल रैली का स्टूडियो और कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। 98 जगह ऐसी हैं जहां पर करीब 49,000 लोग वर्चुअल रैली का प्रसारण देख सकेंगे। 7,878 बूथों पर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और लाभार्थी भी टीवी पर प्रसारण देखेंगे। 27 लाख स्मार्टफोन धारकों को पीएम की रैली का लिंक भेजा गया। आगरा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पीएम मोदी की वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे। जिन 5 जिलों के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है उनमें वो प्रमुख तौर पर शामिल हैं जगह जहां पर पहले चरण में चुनाव होने। तो 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर संबोधन होगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, शामली जैसे शहर शामिल हैं। आज इस वर्चुअल रैली को पहली बार संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। पहली वर्चुअल रैली उनकी मानी जा रही है और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि चुनावी बिगुल अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से बच गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला चलता था वो तो इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन वर्चुअली रैलियां संबोधित की जाएंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, उन सभी के कार्यक्रमों को तय कर दिया गया है। 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर संबोधन होना है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे सारे जनपदों के लगभग 21 विधानसभाओं को इसमें हमने टच किया है। 21 विधानसभाओं के 98 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी ने जो 98 मंडल बना रखे हैं, ऐसे मंडलों में हम 500 लोगों को इकट्ठा करके, मतदाताओं को और इकट्ठा करके लगभग 49,000 लोगों को इस तरह से जोड़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हमारा प्लान ये है, जो हमारा लिंक बनेगा, इस लिंक को हम, हमारे पास 27 लाख यूजर्स का, स्मार्टफोन धारकों का हमारे पास डेटा, इन 5 जनपदों का 21 विधानसभाओं का ही मात्र हम अगर जो कहें तो 27 लाख डेटा है। ऐसे 27 लाख डेटा को हम अपनी रैली का लिंक भेजने वाले हैं। ऐसे सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से, फेसबुक लाइव है, यूट्यूब का लाइव है, ऐसे विभिन्न माध्यमों से ऐसे सभी लोग हमारी इस वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे। लगभग 10 लाख लोगों का एक बड़ा बिग शो आपको यह रैली दिखाई देगा। और अब बात शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान की करेंगे। मुनव्वर राणा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो यूपी ही छोड़ दूंगा। मुनव्वर राणा के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश में जितना आपकी सरकार ने मुसलमानों को परेशान किया है अननेसेसरी, झूठे इल्जाम लगाकर, उनका बस चले तो आधे उत्तर प्रदेश से मुसलमान यहाँ से माइग्रेट करके चले जाएं। भाई ये पलायन बहुत कर रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया था, तो हम कलकत्ता चले जाएंगे या दिल्ली जाने का मेरा इरादा है। यूपी छोड़ देंगे? यूपी छोड़ देंगे। हालांकि छोड़ते वक्त बहुत दुख होगा, क्योंकि जन्म यहीं का, नाल यहीं गड़ी, रायबरेली में पुरखों की कब्रें 400-500 बरस के जो बुजुर्ग हमारे यहीं सब सो रहे हैं मिट्टी ओढ़े हुए, उन सबको छोड़ के जाना बहुत दुश्वार होगा। चुनाव के दौरान ऐसे लोग बौखलाहट में आकर के और हमारे एक बड़े जो इस प्रकार के
हमारे समुदाय में रहने वाले भाई हैं, उनको वो हमसे चाहते हैं कि नाराज होकर के कहीं अलग चले जाए। हमें सबको साथ लेके चलना है। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से हम इस देश को 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु के रूप में बने, यह हमारी सोच है। कानपुर के टाटमिल चौराहे पर एक बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को रौंद डाला। 6 की मौके पर ही जान चली गई, दर्जन भर दूसरे लोग घायल हो गए हैं। उधर फतेहपुर में एक ट्रक में सड़क हादसे के बाद आग लग गई। देखते देखते 16 चक्के वाला ये ट्रक जलकर राख हो गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं भीषण सड़क हादसे की, कानपुर में और फतेहपुर में। किस तरीके से इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। कानपुर के हादसे में 6 लोगों की जान गई है, जबकि फतेहपुर में जहां ट्रक में आग लगी थी वहां ये ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। देखिए, एक दुखद घटना हुई है। ये घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कंफर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल है सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है, वो कराया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से जुड़ी हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,09,918 केस सामने आए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 15.77% है। कोरोना के 24 घंटे में 959 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 2,62,628 स्वस्थ भी हुए हैं। जहां तक दिल्ली की बात है तो राजधानी में कल कोरोना के 3,674 नए मामले सामने आए। मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार लगभग थम चुकी है। कल वहां कोरोना के 1,160 नए मरीज सामने आए। तो 24 घंटे का यह आंकड़ा आपके सामने। देश भर में 2,09,918 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर, कुल 959 लोगों की जान गई है। तो ये ताजा आंकड़े आपके सामने हैं। मुंबई और दिल्ली में रफ्तार कम हुई है, हालांकि देश भर में अभी भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कर्नाटक और केरल का उसमें अहम योगदान है। इन दोनों राज्यों में लगातार पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और ऐसे में जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 2,62,628 है।